दोस्तों नमस्कार। महात्मा गांधी की आत्मकथा के आज के इस तीसरे भाग में उनके जीवनी के 4 अध्याय शामिल किए जाएंगे। एक होगा धार्मिक समभाव का विकास, दूसरा है विलायत की तैयारी, तीसरा है जाति बहिष्कृत और चौथा होगा आखिर लंदन पहुंचा। इन चारों भागों का पाठ करेंगे। पहला है धार्मिक समभाव का विकास। 6 या 7 साल से लेकर 16 साल की उम्र तक मैंने पढ़ाई की, पर स्कूल में कहीं भी धर्म की शिक्षा नहीं मिली। यूँ कह सकते हैं कि शिक्षकों से जो आसानी से मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। फिर भी वातावरण से कुछ न कुछ तो मिलता ही रहा। यहाँ धर्म का उदार अर्थ करना चाहिए। धर्म अर्थात आत्मबोध, आत्मज्ञान। मैं वैष्णव संप्रदाय में जन्मा था, इसलिए हवेली में जाने के प्रसंग बार बार आते थे, पर उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई। हवेली का वैभव मुझे अच्छा नहीं लगा। हवेली में चलने वाली अनीति की बातें सुनकर मन उसके प्रति उदासीन बन गया। वहाँ से मुझे कुछ भी ना मिला, पर जो हवेली से ना मिला वह मुझे अपनी धाय रंभा से मिला। रंभा हमारे परिवार की पुरानी नौकरानी थी। उसका प्रेम मुझे आज भी याद है। मैं ऊपर कह चुका हूँ कि मुझे भूत प्रेत आदि का डर लगता था। रंभा ने मुझे समझाया कि इसकी दवा राम नाम है। मुझे तो राम नाम से भी अधिक श्रद्धा रंभा पर थी, इसलिए बचपन में भूत प्रेतादि के भय से बचने के लिए मैंने राम नाम जपना शुरू किया। यह जप बहुत समय तक नहीं चला, पर बचपन में जो बीज बोया गया वह नष्ट नहीं हुआ। आज राम नाम मेरे लिए अमोघ शक्ति है। मैं मानता हूँ कि उसके मूल में रंभा भाई का बोया हुआ बीज है। इसी अरसे में मेरे चाचा जी के एक लड़के ने, जो रामायण के भक्त थे, हम 2 भाइयों को राम रक्षा का पाठ सिखाने की व्यवस्था की। हमने उसे कंठस्थ कर लिया और स्नान के बाद उसके नित्य पाठ का नियम बनाया। जब तक पोरबंदर में रहे यह नियम चला। राजकोट के वातावरण में यह टिक न सका। इस क्रिया के प्रति भी खास श्रद्धा नहीं थी। अपने बड़े भाई के लिए मन में जो आदर था उसके कारण और कुछ शुद्ध उच्चारणों के साथ राम रक्षा का पाठ कर पाते हैं, इस अभिमान के कारण पाठ चलता रहा। पर जिस चीज़ का मेरे मन पर गहरा असर पड़ा वह था रामायण का पारायण। पिताजी की बीमारी का थोड़ा समय पोरबंदर में बीता था। वहाँ वह राम जी के मंदिर में रोज रात के समय रामायण सुनते थे। सुनाने वाले बिलेश्वर के लाधा महाराज नामक एक पंडित थे। वो रामचंद्र जी के परम भक्त थे। उनके बारे में यह कहा जाता था कि उन्हें कोढ़ की बीमारी हुई तो उसका इलाज करने के बदले उन्होंने बिलेश्वर महादेव पर चढ़े हुए बेलपत्र लेकर कोढ़ वाले अंग पर बांधे और केवल राम नाम का जप शुरू किया। अंत में उनका कोढ़ जड़मूल से नष्ट हो गया। यह बात सच हो या ना हो, हम सुनने वालों ने तो सच ही मानी। यह भी सच है कि जब लाधा महाराज ने कथा शुरू की तब उनका शरीर बिल्कुल निरोग था। लाधा महाराज का कंठ मीठा था। वह दोहा चौपाई गाते और अर्थ समझाते थे। स्वयं उनके रस में लीन हो जाते थे और श्रोता जनों को भी लीन कर देते थे। उस समय मेरी उम्र 13 साल की रही होगी, पर याद पड़ता है कि उनके पाठ में मुझे खूब रस आता था। यह रामायण श्रवण रामायण के प्रति मेरे अत्यधिक प्रेम की बुनियाद है। आज मैं तुलसीदास की रामायण को भक्ति मार्ग का सर्वोत्तम ग्रंथ मानता हूँ। कुछ महीनों के बाद हम राजकोट आए। यहाँ रामायण का पाठ नहीं होता था। एकादशी के दिन भागवत जरूर पढ़ी जाती थी। मैं कभी कभी उसे सुनने बैठता था, पर भट्ट जी रस उत्पन्न नहीं कर सके। आज मैं यह देख सकता हूँ कि भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसके पाठ से धर्म रस उत्पन्न किया जा सकता है। मैंने तो उसे गुजराती में बड़े चाव से पढ़ा है, लेकिन 21 दिन के अपने उपवास काल में मैं भारत भूषण पंडित मदन मोहन मालवीय जी के शुभ मुख से मूल संस्कृत के कुछ अंश जब सुने तो ख्याल हुआ कि बचपन में उनके समान भगवत भक्त के मुँह से भागवत सुनी होती तो उस पर उसी उम्र में मेरा गाढ़ प्रेम हो जाता। बचपन में पड़े हुए शुभ अशुभ संस्कार बहुत गहरी जड़ें जमाते हैं। इसे मैं खूब अनुभव करता हूँ और इस कारण उस उम्र में मुझे कुछ उत्तम ग्रंथ सुनने का लाभ नहीं मिला, सो अब अखरता है।
राजकोट में मुझे अनायास ही सब संप्रदायों के प्रति समान भाव रखने की शिक्षा मिली। मैंने हिंदू धर्म के प्रत्येक संप्रदाय का आदर करना सीखा, क्योंकि माता पिता वैष्णव मंदिर में, शिवालय में और राम मंदिर में भी जाते और हम भाइयों को भी साथ ले जाते या भेजते थे। फिर पिताजी के पास जैन धर्माचार्यों में से कोई ना कोई हमेशा आते रहते थे। पिताजी उन्हें भिक्षा भी देते थे। वे पिताजी के साथ धर्म और व्यवहार की बातें किया करते थे। इसके सिवा पिताजी के मुसलमान और पारसी मित्र भी थे। वह अपने अपने धर्म की चर्चा करते और पिताजी उनकी बातें सम्मानपूर्वक और अक्सर रसपूर्वक सुना करते थे। नर्स होने के कारण ऐसी चर्चा के समय मैं अक्सर हाजिर रहता था। इस सारे वातावरण का प्रभाव मुझ पर यह पड़ा कि मुझ में सब धर्मों के लिए सम्मान भाव पैदा हो गया। एक ईसाई धर्म अपवाद स्वरूप था, उसके प्रति कुछ अरुचि थी। उन दिनों कुछ ईसाई हाई स्कूल के कोने पर खड़े होकर व्याख्यान दिया करते थे। वे हिंदू देवताओं की और हिंदू धर्म को मानने वालों की बुराई करते थे। मुझे यह असहाय मालूम हुआ। मैं एक आध बार ही व्याख्यान सुनने के लिए खड़ा रहा होऊंगा, दूसरी बार फिर वहाँ खड़े रहने की इच्छा ही न हुई। उन्हीं दिनों एक प्रसिद्ध हिंदू के ईसाई बनने की बात सुनी। गांव में चर्चा थी कि उन्हें ईसाई धर्म की दीक्षा देते समय गोमांस खिलाया गया और शराब पिलाई गई। उनकी पोशाक भी बदल दी गई और ईसाई बनने के बाद वह भाई कोट पतलून और अंग्रेजी टोपी पहनने लगे। इन बातों से मुझे पीड़ा पहुंची। जिस धर्म के कारण गोमांस खाना पड़े, शराब पीनी पड़े और अपनी पोशाक बदलनी पड़े, उसे धर्म कैसे कहा जाए। मेरे मन ने यह दलील की। फिर भी सुनने में आया कि जो भाई ईसाई बने थे उन्होंने अपने पूर्वजों के धर्म की, रीति रिवाजों की और देश की निंदा करना शुरू कर दिया था। इन सब बातों से मेरे मन में ईसाई धर्म के प्रति अरुचि उत्पन्न हो गई। इस तरह यद्यपि दूसरे धर्मों के प्रति समभाव जागा, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि मुझ में ईश्वर के प्रति आस्था थी। इन्हीं दिनों पिताजी के पुस्तक संग्रह में से मनुस्मृति का भाषांतर मेरे हाथ आया। उसमें संसार की उत्पत्ति आदि की बातें पढ़ी। उन पर श्रद्धा नहीं जमी, उल्टे थोड़ी नास्तिकता ही पैदा हुई। मेरे दूसरे चाचा जी के लड़के की, जो अभी जीवित हैं, बुद्धि पर मुझे विश्वास था। मैंने अपनी शंकाएं उनके सामने रखी, पर वे मेरा समाधान न कर सके। उन्होंने मुझे उत्तर दिया, सयाने होने पर ऐसे प्रश्नों के उत्तर तुम खुद दे सकोगे, बालकों को ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। मैं चुप रहा। मन को शांति नहीं मिली। मनुस्मृति के खाद्य विषयक प्रकरण में और दूसरे प्रकरणों में भी मैंने वर्तमान प्रथा का विरोध पाया। इस शंका का उत्तर भी मुझे लगभग ऊपर के जैसे ही मिला। मैंने यह सोचकर अपने मन को समझ लिया कि किसी दिन बुद्धि खुलेगी, अधिक पढ़ूंगा और समझूंगा। उस समय मनुस्मृति को पढ़कर मैं अहिंसा तो सीख ही न सका, मांसाहार की चर्चा हो चुकी है। उसे मनुस्मृति का समर्थन मिला। यह भी ख्याल हुआ कि सर्पादि और खटमल आदि को मारना नीति है। मुझे याद है कि उस समय मैंने धर्म समझकर खटमल आदि का नाश किया था। पर एक चीज़ ने मन में जड़ जमा ली, यह संसार नीति पर टिका हुआ है। नीति मात्र का समावेश सत्य में है। सत्य को खोजना ही होगा। दिन पर दिन सत्य की महिमा मेरे निकट बढ़ती गई। सत्य की व्याख्या विस्तृत होती गई और अभी भी हो रही है। फिर नीति का एक छप्य दिल में बस गया। अपकार का बदला अपकार नहीं, उपकार ही हो सकता है। यह एक जीवन सूत्र ही बन गया। उसने मुझ पर साम्राज्य चलाना शुरू किया। अपकारी का भला चाहना और करना, इसका मैं अनुरागी बन गया। इसके अनगिनत प्रयोग किए। वह चमत्कारी छप्य है। यह है पानी अपने पाए, भलू भोजन तो दीजे, आवी नमावे शीस, दंडवत कोड़े कीजे, आपण घासे दाम, काम मोहरनु कीरिए, आप उगारे प्राण ते तड़ा दुखमा मारिए, गुण केड़े तो गुण दस गणो, मन वाचा कर्मे करी, अवगुण केड़े जो गुण करे, ते जगमा जीत्यो सही। अगला पाठ है विलायत की तैयारी। सन 1887 में मैंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। देश की और गांधी कुटुंब की गरीबी ऐसी थी कि अहमदाबाद और मुंबई जैसे परीक्षा के 2 केंद्र हों तो वैसी स्थिति वाले कठियावाड़ निवासी नज़दीक के और सस्ते अहमदाबाद को पसंद करते थे। वही मैंने किया। मैंने पहले पहल राजकोट से अहमदाबाद की यात्रा के लिए की। बड़ों की इच्छा थी कि पास हो जाने पर मुझे अगले कॉलेज की पढ़ाई करनी चाहिए। कॉलेज बम्बई में भी था और भावनगर में भी।
भावनगर का खर्च कम था, इसलिए भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में भर्ती होने का निश्चय हुआ। कॉलेज में मुझे कुछ आता ना था, सब कुछ मुश्किल मालूम होता था। अध्यापकों के व्याख्यानों में न रस आता और न मैं उन्हें समझ पाता। इसमें दोष अध्यापकों का नहीं, मेरी कमजोरी का ही था। उस समय के श्यामल दास कॉलेज के अध्यापक तो प्रथम पंक्ति के माने जाते थे। पहला सत्र पूरा करके मैं घर आया। कुटुंब के पुराने मित्र और सलाहकार एक विद्वान, व्यवहार कुशल ब्राह्मण मावजी दवे थे। पिताजी के स्वर्गवास के बाद भी उन्होंने कुटुंब के साथ संबंध बनाए रखा था। वे छुट्टी के दिनों में घर आए। माताजी और बड़े भाई के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने मेरी पढ़ाई के बारे में पूछताछ की। जब सुना कि मैं श्यामल दास कॉलेज में हूँ तो बोले, जमाना बदल गया है, तुम भाइयों में से कोई कबा गांधी की गद्दी संभालना चाहिए, चाहे तो बिना पढ़ाई के वह नहीं होगा। यह लड़का अभी पढ़ रहा है, इसलिए गद्दी संभालने का बोझ इससे उठवाना चाहिए। इसे 4-5 साल तो अभी बीए होने में लग जाएंगे और इतना समय देने पर भी इसे 50-60 रुपए की नौकरी मिलेगी, दीवानगिरी नहीं। और अगर इसके बाद इसे मेरे लड़के की तरह वकील बनाएं तो थोड़े वर्ष और लग जाएंगे और तब तक तो दीवानगिरी के लिए वकील भी बहुत से तैयार हो चुके होंगे। आपको इसे विलायत भेजना चाहिए। केवल राम, माधव जी दवे के लड़के का नाम, कहता है कि वहाँ की पढ़ाई सरल है, 3 साल में पढ़कर लौट आएगा। खर्च भी 4-5 हज़ार से अधिक नहीं होगा। नए आए हुए वरिष्ठों को देखो, वह कैसे ठाठ से रहते हैं। वह चाहें तो उन्हें दीवानगिरी आज मिल सकती है। मेरी तो सलाह है कि आप मोहनदास को इसी साल विलायत भेज दीजिए। विलायत में मेरे केवल राम के कई दोस्त हैं, वह उनके नाम सिफारिश पत्र दे देगा तो उसे वहाँ कोई कठिनाई नहीं होगी। जोशी जी ने, मावजी दवे को हम इसी नाम से पुकारते थे, मेरी तरफ देखकर मुझसे ऐसे लहजे में पूछा मानो उनकी सलाह के शुभकृत होने में उन्हें कोई शंका ही ना हो। क्यों, तुझे विलायत जाना अच्छा लगेगा या यहीं पढ़ते रहना? मुझे जो भाता था वही वैद्य जी ने बता दिया। मैं कॉलेज की कठिनाइयों से डर तो गया ही था। मैंने कहा, मुझे विलायत भेजें तो बहुत ही अच्छा है। मुझे नहीं लगता कि मैं कॉलेज में जल्दी पास हो सकूंगा, पर क्या मुझे डॉक्टरी सीखने के लिए नहीं भेजा जा सकता? मेरे भाई बीच में ही बोले, पिताजी को यह पसंद ना था। तेरी चर्चा निकलने पर वह यही कहते थे कि हम वैष्णव होकर हाड़ मांस की चीर फाड़ का काम ना करें। पिताजी तो तुझे वकील ही बनाना चाहते थे। जोशी जी ने समर्थन किया, मुझे गांधी जी की तरह डॉक्टरी के पेशे में रुचि नहीं है। हमारे शास्त्र इस धंधे की निंदा नहीं करते, पर डॉक्टर बनकर तू दीवान नहीं बन सकेगा। मैं तो तेरे लिए दीवान पद अथवा उससे भी अधिक चाहता हूँ, तभी तुम्हारे बड़े परिवार का निर्वाह हो सकेगा। जमाना दिन ब दिन बदलता जा रहा है और मुश्किल होता है, इसलिए बैरिस्टर बनने में ही बुद्धिमानी है। माताजी की ओर मुड़कर उन्होंने कहा, आज तो मैं आता हूँ, मेरी बात पर विचार कर देखिए। जब मैं लौटूंगा तो तैयारी के समाचार सुनने की आशा रखूँगा। कोई कठिनाई हो तो मुझसे कहिए। जोशी जी गए और मैं हवाई किले बनाने लगा। माताजी को कुछ सूझना पड़ा। वियोग की बात उन्हें जची ही नहीं। बड़े भाई को दूसरा विचार सूझा। पोरबंदर राज्य पर हमारा हक है। लेली साहब एडमिनिस्ट्रेटर हैं, हमारे परिवार के बारे में उनका अच्छा ख्याल है। चाचा जी पर उनकी खास मेहरबानी है। संभव है वह राज्य की तरफ से मुझे थोड़ी बहुत मदद कर दें। मुझे यह सब अच्छा लगा। मैं पोरबंदर जाने के लिए तैयार हुआ। मैं पोरबंदर पहुंचा, चाचा जी को साष्टांग प्रणाम किया, सारी बात सुनाई। उन्होंने सोचकर जवाब दिया, मैं नहीं जानता कि विलायत जाने पर धर्म की रक्षा कर सकते हैं या नहीं। जो बातें सुनता हूँ उनसे तो शक पैदा होता है। मैं जब बड़े बैरिस्टरों से मिलता हूँ तो उनकी रहन सहन में और साहबों की रहन सहन में कोई भेद नहीं पाता। खाने पीने का कोई बंधन उन्हें होता ही नहीं। सिगरेट तो कभी उनके मुंह से छूटती ही नहीं। पोशाक देखो तो वह भी नंगी। यह सब हमारे कुटुंब को शोभा न देगा। पर मैं तेरे साहस में बाधा नहीं डालना चाहता। मैं तो कुछ दिनों बाद यात्रा पर जाने वाला हूँ। अब मुझे कुछ ही साल जीना है। मृत्यु के किनारे बैठा हुआ मैं तुझे विलायत जाने की, समुद्र पार करने की इजाज़त कैसे दूँ? लेकिन मैं बाधक नहीं बनूँगा। सच्ची इजाज़त तो तेरी माँ की है। अगर वह तुझे इजाज़त दे दे तो खुशी खुशी जाना। इतना कहना कि मैं तुझे रोकूंगा नहीं। मेरे आशीर्वाद तो तुझे हैं ही। मैंने कहा, इससे अधिक की आशा तो मैं आपसे रख नहीं सकता। अब मुझे अपनी माँ को राजी करना होगा।
पर लेली साहब के नाम आप मुझे सिफारिशी पत्र तो दे देंगे ना। चाचा जी ने कहा, सो मैं कैसे दे सकता हूँ, लेकिन साहब सज्जन हैं, तू पत्र लिख, कुटुंब का परिचय देना, वह ज़रूर तुझे मिलने का समय देंगे और उन्हें रुचेगा तो मदद भी करेंगे। मैं नहीं जानता कि चाचा जी ने साहब के नाम सिफारिश का पत्र क्यों नहीं दिया। मुझे धुंधली सी याद है कि विलायत जाने के धर्म विरुद्ध कार्य में इस तरह सीधी मदद करने में उन्हें संकोच हुआ। मैंने लेली साहब को पत्र लिखा। उन्होंने अपने रहने के बंगले पर मुझे मिलने बुलाया। उस बंगले की सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते वे मुझसे मिले और मुझे यह कहकर ऊपर चले गए, तू बीए कर ले, फिर मुझसे मिलना, अभी कोई मदद नहीं दी जा सकेगी। मैं बहुत तैयारी करके कई वाक्य रट कर गया था। नीचे झुककर दोनों हाथों से मैंने सलाम किया था, पर मेरी सारी मेहनत बेकार हुई। मेरी दृष्टि पत्नी के गहनों पर गई। बड़े भाई के प्रति मेरी अपार श्रद्धा थी। उनकी उदारता की सीमा न थी। उनका प्रेम पिता के समान था। मैं पोरबंदर से विदा हुआ। राजकोट आकर सारी बातें उन्हें सुनाई। जोशी जी के साथ सलाह की। उन्होंने कर्ज करके भी मुझे भेजने की सिफारिश की। मैंने अपनी पत्नी के हिस्से के गहने बेच डालने का सुझाव दिया। उनसे 2-3 हज़ार रुपये से अधिक नहीं मिल सकते थे। भाई ने जैसे भी बने रुपयों का प्रबंध करने का बीड़ा उठाया। माता जी कैसे समझती। उन्होंने सब तरह की पूछताछ शुरू कर दी थी कि कोई कहता है नौजवान लोग विलायत जाकर बिगड़ जाते हैं, कोई कहता है वह मांसाहार करने लगते हैं, कोई कहता है वहाँ शराब के बिना तो चलता ही नहीं है। माता जी ने मुझे ये सारी बातें सुनाई। मैंने कहा, पर तू मेरा विश्वास नहीं करेगी। मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। शपथपूर्वक कहता हूँ कि मैं इन तीनों चीज़ों से बचूंगा। अगर ऐसा खतरा होता तो जोशी जी क्यों जाने देते। माता जी बोली, मुझे तेरा विश्वास है, पर तू दूर देश में क्या होगा, मेरी तो अकल काम नहीं करती। मैं बेचरजी स्वामी से पूछूंगी। बेचरजी स्वामी मोड़ बनियों में से बने हुए एक जैन साधु थे। जोशी जी की तरह वह भी हमारे सलाहकार थे। उन्होंने मदद की। वह बोले, मैं इस लड़के से इन 3 चीज़ों के व्रत लिखवाऊंगा, फिर इसे जाने देने में कोई हानि नहीं है। उन्होंने प्रतिज्ञा लिखवाई और मैंने मांस, मदिरा तथा स्त्री संग से दूर रहने की प्रतिज्ञा की। माताजी ने आज्ञा दी। हाई स्कूल में सभा हुई। राजकोट का एक युवक विलायत जा रहा है, यह आश्चर्य का विषय बना। मैं जवाब के लिए कुछ लिख कर ले गया था। जवाब देते समय उसे मुश्किल से पढ़ पाया। मुझे इतना याद है कि मेरा सिर घूम रहा था और शरीर काँप रहा था। बड़ों के आशीर्वाद लेकर मैं बम्बई के लिए रवाना हुआ। बम्बई की यह मेरी पहली यात्रा थी। बड़े भाई साथ आए, पर अच्छे काम में 100 विघ्न आते हैं। बम्बई का बंदरगाह जल्दी छूट न सका। जाति बहिष्कृत। माताजी की आज्ञा और आशीर्वाद लेकर और पत्नी की गोद में कुछ महीनों का बालक छोड़कर मैं उमंगों के साथ बम्बई पहुंच तो गया, पर वहां मित्रों ने भाई को बताया कि जून जुलाई में हिंद महासागर में तूफान आते हैं और मेरी यह पहली ही समुद्री यात्रा है, इसलिए मुझे दिवाली के बाद यानी नवंबर में रवाना करना चाहिए। और किसी ने तूफान में किसी अगनबोट के डूब जाने की बात भी कही। इससे बड़े भाई घबराए। उन्होंने ऐसा खतरा उठाकर मुझे तुरंत रवाना करने से इनकार किया और मुझे मुंबई में अपने मित्र के घर छोड़कर खुद नौकरी पर हाजिर होने के लिए राजकोट चले गए। वह एक बहनोई के पास पैसे छोड़ गए और कुछ मित्रों से मेरी मदद करने की सिफारिश करते गए। बम्बई में मेरे लिए दिन काटना मुश्किल हो गया। मुझे विलायत के ही सपने आते रहते थे। इस बीच जाति में खलबली मची। जाति की सभा बुलाई गई। अभी तक कोई मोड़ बनिया विलायत नहीं गया था और मैं जा रहा हूँ, इसलिए मुझसे जवाब तलब किया जाना चाहिए। मुझे पंचायत में हाजिर रहने का हुक्म मिला। मैं गया। मैं नहीं जानता कि मुझ में अचानक हिम्मत कहाँ से आई। हाजिर रहने में मुझे तो ना तो संकोच हुआ न डर लगा। जाति के सरपंच के साथ दूर का कुछ रिश्ता भी था। पिताजी के साथ उनका संबंध अच्छा था। उन्होंने मुझसे कहा, जाति का ख्याल है कि तूने विलायत जाने का जो विचार किया है वह ठीक नहीं है। हमारे धर्म में समुद्र पार करने की मनाही है। इस पर यह भी सुना जाता है कि वहाँ धर्म की रक्षा नहीं हो पाती। वहाँ साहब लोगों के साथ खाना पीना पड़ता है। मैंने जवाब दिया, मुझे तो लगता है कि विलायत जाने में लेश मात्र भी अधर्म नहीं है। मुझे तो वहाँ जाकर विद्या अध्ययन ही करना है। फिर जिन बातों का आपको डर है उनसे दूर रहने की प्रतिज्ञा मैंने अपनी माताजी के सम्मुख ली है, इसलिए मैं उनसे दूर रह सकूँगा। सरपंच बोले, पर हम तुझसे कहते हैं कि वहाँ धर्म की रक्षा हो ही नहीं सकती। तू जानता है कि तेरे पिताजी के साथ मेरा कैसा संबंध था।
तुझे मेरी बात माननी चाहिए। मैंने जवाब में कहा, आपके साथ के संबंध को मैं जानता हूँ, आप पिता के समान हैं, पर इस बारे में मैं लाचार हूँ। विलायत जाने का अपना निश्चय मैं बदल नहीं सकता। जो विद्वान ब्राह्मण मेरे पिताजी के मित्र और सलाहकार हैं, वह मानते हैं कि मेरे विलायत जाने में कोई दोष नहीं है। मुझे अपनी माताजी और अपने भाई की अनुमति भी मिल चुकी है, पर तू जाति का हुक्म नहीं मानेगा। मैं लाचार हूँ। मेरा ख्याल है कि इसमें जाति को दखल नहीं देना चाहिए। इस जवाब से सरपंच गुस्सा हुए, मुझे 2-4 बातें सुनाई। मैं निर्विशेष बैठा रहा। सरपंच ने आदेश दिया, यह लड़का आज से जातिच्युत माना जाएगा। जो कोई इसकी मदद करेगा अथवा इसे विदा करने जाएगा, पंच उससे जवाब तलब करेंगे और उससे 1.25 रुपया दंड का लिया जाएगा। मुझ पर इस निश्चय का कोई असर नहीं हुआ। मैंने सरपंच से विदा ली। अब सोचना यह था कि इस निश्चय का मेरे भाई पर क्या असर होगा। कहीं वह डर गए तो। सौभाग्य से वह दृढ़ रहे और मुझे लिख भेजा कि जाति के निश्चय के बावजूद वह मुझे विलायत जाने से नहीं रोकेंगे। इस घटना के बाद मैं अधिक बेचैन हो गया। भाई पर दबाव पड़ा तो क्या होगा, दूसरा कोई विघ्न आ गया तो। इस चिंता में मैं अपने दिन बिता रहा था। कितने में खबर मिली कि 4 सितंबर को रवाना होने वाले जहाज़ में जूनागढ़ के एक वकील बैरिस्टरों के लिए विलायत जाने वाले हैं। बड़े भाई ने जिन मित्रों से मेरे बारे में कह रखा था, उनसे मैं मिला। उन्होंने भी यह साथ न छोड़ने की सलाह दी। समय बहुत कम था। मैंने भाई को तार किया और जाने की इजाज़त मांगी। उन्होंने इजाज़त दे दी। मैंने बहनोई से पैसे मांगे। उन्होंने जाति के हुक्म की चर्चा की। जातिच्युत होना उन्हें पुसाता ना था। मैं अपने कुटुंब के एक मित्र के पास पहुंचा और उनसे विनती की कि वह मुझे किराया वगैरह के लिए आवश्यक रकम दे दें और बाद में भाई से ले लें। उन मित्र ने ऐसा करना कबूल किया। इतना ही नहीं बल्कि मुझे हिम्मत भी बधाई। मैंने उनका आभार माना, पैसे लिए और टिकट खरीदा। इस तरह 1888 के सितंबर महीने की 4 तारीख को मैंने बम्बई का बंदरगाह छोड़ा। आखिर लंदन पहुंचा। जहाज में मुझे समुद्र का जो जरा भी कष्ट नहीं हुआ, पर जैसे जैसे दिन बीतते जाते वैसे वैसे मैं अधिक परेशान होता जाता। स्टूवर्ड के साथ बातचीत करने में भी शर्माता था। अंग्रेजी में बातें करने की मुझे आदत ही न थी। मजुमदार को छोड़कर दूसरे सब मुसाफिर अंग्रेज थे। मैं उनके साथ बोल ना पाता। वह मुझसे बोलने का प्रयत्न करते तो मैं समझ ना पाता, और समझ लेता तो जवाब क्या देना सूझता ना था। बोलने से पहले हर एक वाक्य को जमाना पड़ता था। कांटे चम्मच से खाना आता ना था और किस पदार्थ में मांस नहीं है यह पूछने की हिम्मत नहीं होती थी। इसलिए मैं खाने की मेज़ पर तो कभी गया ही नहीं, अपनी कोठरी में ही खाता था। अपने साथ खास करके जो मिठाई वगैरह लाया था उन्हीं से मैंने काम चलाया। मजुमदार को तो कोई संकोच नहीं था। वे सबके साथ घुल मिल गए थे। डेक पर भी आज़ादी से जाते हो। मैं सारे दिन कोठरी में बैठा रहता था। कभी कदास जब डेक पर थोड़े लोग होते तो कुछ देर वहां जाकर बैठ लेता। मजुमदार मुझे समझाते कि सबके साथ घुलो मिलो, आज़ादी से बात करो। वह मुझसे यह भी कहते कि वकील की जीभ खूब चलनी चाहिए। वकील के नाते वह अपने अनुभव सुनाते और कहते कि अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है, उसमें गलतियां तो होगी ही, फिर भी खुलकर बोलते रहना चाहिए। पर मैं अपनी भीरुता छोड़ ना पाता था। दुख सुख सहते हुए यात्रा समाप्त करके हम साउथैम्पटन बंदरगाह पहुँचे। मुझे याद है कि उस दिन शनिवार था। जहाज़ पर मैं काली पोशाक पहनता था। मित्रों ने मेरे लिए सफ़ेद फलालैन के कोट पतलून भी बनवा दिए थे। उन्हें मैंने विलायत में उतरते समय पहनने का विचार कर रखा था, यह समझकर कि सफ़ेद कपड़े अधिक अच्छे लगेंगे। मैं फलालैन का सूट पहनकर उतरा। सितंबर के आखिरी दिन थे। मैंने वहाँ इस पोशाक में एक अपने को ही देखा। मेरी पेटियां और उसकी चाबियों को ग्रिंडले कंपनी के एजेंट ले गए थे। सबकी तरह मुझे भी करना चाहिए यह समझकर मैंने तो अपनी चाबियां भी दे दी थी। मेरे पास 4 सिफारसी पत्र थे। डॉक्टर प्राणजीवन मेहता के नाम, दलपत राम शुक्ल के नाम, प्रिंस रणजीत सिंह जी के नाम और दादा भाई नौरोजी के नाम। मैंने साउथैम्पटन से डॉक्टर मेहता को एक तार भेजा था। जहाज़ में किसी ने सलाह दी थी कि विक्टोरिया होटल में ठहरना चाहिए। इस कारण मजुमदार और मैं उस होटल में पहुंचे। मैं तो अपनी सफ़ेद पोशाक की शर्म से ही गड़ा जा रहा था। इस पर होटल में पहुंचने पर पता चला कि अगले दिन रविवार होने से ग्रेंडले के यहाँ से सामान सोमवार तक नहीं आएगा। इससे मैं परेशान हुआ। 7-8 बजे डॉक्टर मेहता आए। उन्होंने मेरा भरा
प्रेम भरा विनोद किया। मैंने अनजाने रेशमी रों वाली उनकी टोपी देखने के ख्याल से उठाई और उस पर उल्टा हाथ फेरा। इससे टोपी के रोए खड़े हो गए। डॉक्टर मेहता ने देखा, मुझे तुरंत ही रोका, पर अपराध तो हो चुका था। उनके रोकने का नतीजा तो यह निकल सकता था कि दोबारा वैसा अपराध ना हो। समझिए कि यहीं से यूरोप के रीति रिवाजों के संबंध में मेरी शिक्षा का श्री गणेश हुआ। डॉक्टर मेहता हंसते हंसते बहुत सी बातें समझाते जाते थे। किसी की चीज़ छूनी नहीं चाहिए। किसी से जान पहचान होने पर जो प्रश्न हिंदुस्तान में यूं ही पूछे जा सकते हैं वह यहाँ नहीं पूछे जा सकते। बातें करते समय ऊंची आवाज़ से नहीं बोल सकते। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों से बात करते समय सर कहने का जो रिवाज है वह यहाँ अनावश्यक है। सर तो नौकर अपने मालिक से अथवा अपने बड़े अफसर से कहता है। फिर उन्होंने होटल में रहने के खर्च की भी चर्चा की और सुझाया कि किसी कुटुंब में रहने की ज़रूरत पड़ेगी। इस विषय में अधिक विचार सोमवार पर छोड़ा गया। कई सलाहें देकर डॉक्टर मेहता विदा हुए। होटल में तो हम दोनों को यही लगा कि यहाँ कहाँ आ फंसे। होटल महंगा भी था। माल्टा से एक सिंधी यात्री जहाज़ पर सवार हुए थे। मजुमदार उनसे अच्छे घुल मिल गए थे। ये सिंधी यात्री लंदन के अच्छे जानकार थे। उन्होंने हमारे लिए 2 कमरे किराए पर लेने की जिम्मेदारी उठाई। हम सहमत हुए और सोमवार को जैसे ही सामान मिला, बिल चुकाकर उक्त सिंधी सज्जन द्वारा ठीक किए गए कमरों में हमने प्रवेश किया। मुझे याद है कि मेरे हिस्से का होटल का बिल लगभग 3 पाउंड का हुआ था। मैं तो उसे देखकर चकित ही रह गया। 3 पाउंड देने पर भी भूखा रहा। होटल की कोई चीज़ मुझे रुचती नहीं थी। एक चीज़ ली और वह नहीं रुची। दूसरी ली पर दाम तो दोनों के ही चुकाने चाहिए। यह कहना ठीक होगा कि अभी तो मेरा काम मुंबई से लाए हुए सामान से ही चल रहा था। इस कमरे में भी मैं बहुत परेशान रहा। देश की खूब याद आती थी। माता का प्रेम मूर्तिमान होता था। रात पड़ती और मैं रोना शुरू करता। घर की अनेक स्मृतियों की चढ़ाई के कारण नींद कैसे आ सकती थी। इस दुख की चर्चा किसी से की भी नहीं जा सकती थी। करने से लाभ भी क्या था। मैं स्वयं नहीं जानता था कि किस उपाय से मुझे आश्वासन मिलेगा। यहाँ के लोग विचित्र, रहन सहन विचित्र, घर भी विचित्र, घरों में रहने का ढंग भी विचित्र। क्या कहने और क्या करने से यहाँ शिष्टाचार के नियमों का उल्लंघन होगा, इसकी जानकारी भी मुझे बहुत कम थी। इस पर खाने पीने का परहेज और खाने योग्य आहार सूखा तथा नीरस लगता था। इस कारण मेरी दशा सौराते के बीच सुपारी जैसी हो गई। विलायत में रहना मुझे अच्छा नहीं लगता था और देश को लौटा नहीं जा सकता था। विलायत पहुंच जाने पर तो 3 साल वहां पूरे करने का ही मेरा आग्रह था। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा।